हाँ, तो आज आपके 9 चैप्टर जो था फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार तरीके से अपने कर लिया, कंप्लीट हो जाएगा। अब जब भी कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का एक वीडियो डाल दूंगा कभी भी, जिसमें 8-10 न्यूमेरिकल आपको वेरी इंपॉर्टेंट जो आए हुए भी हैं और आने के चांसेस भी आपको करा दूंगा, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। एक बात तो हुई ये। दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं कहता हूँ जैसे अपने करीब 800 वीडियो कंप्लीट हो गए, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आज की है कि कल या आज भी एक वीडियो डालने वाला हूँ मैं आपके, पूरी बात सुनना। वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैथ्स में बहुत जनों के डाउट है कि क्या पढ़ें और क्या न पढ़ें, ज्योमेट्री नहीं करवाई, जो क्या छोड़ना है समझ में नहीं आ रहा है ना। तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं अभी, एक एक वीडियो खोल के जो आपकी ओरिजिनल अपने बोर्ड ने सिलेबस जारी किया है उस सिलेबस में बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मैच करके बिल्कुल न्यू प्लेलिस्ट के अंदर उसको सजा रहा हूँ बहुत ही प्यारे तरीके से। वो बिल्कुल सजावट और समझाऊंगा फिर कैसे पढ़ना है, क्या करना है। वो एक छोटा सा वीडियो आएगा, उसको आपको समझना है। मैथ्स में जो भी डाउट है ना कि कौन सी एक्सरसाइज छोड़नी है, कौन सा एग्जाम्पल छोड़ना है, पूरी बात सुनना, कौन सी एक्सरसाइज छोड़नी है, कौन सा एग्जाम्पल छोड़ना है, कौन सी मिसनलियस छोड़नी है, या फिर कौन सी मिसनलियस या विविध जैसे बोलते हैं विविध प्रश्नमाला, उस विविध प्रश्नमाला में कितना करना है। भाई सारी विविध या मिसनलियस तो नहीं करनी, क्योंकि जिसमें एक एक्सरसाइज है उसमें पूरी मिसनलियस थोड़ी पढ़नी है। क्या करना है, कौन कौन से प्रमेय पढ़ने हैं, थ्योरम, कौन कौन सी थ्योरम पढ़नी है। ये जितने भी क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में बन रहे हैं सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है मुझे उसके लिए, तो तैयार रहना। एक छोटी सी नोटबुक ले लेना, 10 रुपये 5 रुपये कॉपी जो आती है वो लेके उसमें आपको मेंशन करना है हर चीज़ को। क्योंकि देखो मैं आपको फिर बता दूं, अगर अच्छे परसेंटेज इसको बनाने होते हैं ना तो उसकी मेन बात होती है कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। समझ पा रहे हो? तो इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्या है, क्या छोड़ना है। क्योंकि पहला काम है सिलेबस समझ में आना चाहिए। सिलेबस बिना परसेंटेज कभी नहीं बनेंगे, चाहे आप कितनी मेहनत कर लो, क्योंकि पता भी तो होना चाहिए ना आ क्या रहा है। ठीक है? और फिर और बात सुन लो, एक जल्द ही या तो 28 फ़रवरी को या फिर कल या परसों में बहुत ही शानदार टाइम टेबल अभी तैयार करने लग गया हूँ मैं। ऐसा मत सोचना कि शायद 10 मिनट बना दूँ, नहीं, इस बार का जो टाइम टेबल होगा वो एक अलग ही दुनिया का होगा, एक अलग ही ऑथेंटिक तरीका होगा कि किस हिसाब से 60 दिनों में आप सारे सब्जेक्ट को कवर कर लोगे विथ रिवीजन। ये और है, जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं करी ना, ये 10% भी नहीं करी ना, कोई बात नहीं, उनका भी 60 दिन के अंदर कोर्स कंप्लीट होगा। बस वो मेरा टाइम टेबल जो मैं लेके आ रहा हूँ, तीसरा टाइम टेबल जो है वो आपको फॉलो करना है। ठीक है? जिस हिसाब से मैं आपको कोर्स दूंगा 60 दिन का, ठीक है, उस कोर्स को, उन कैप्सूलों को, उन टैबलेट को, उन मेडिसिन को आपको अच्छे से लेना है। ठीक है? तो उसका आपको वेट करना है। वही भी उसी जो 5 रुपए की नोटबुक लेके आओगे ना, 10 रुपए की पतली वाली, उसी में उसको नोट करना है। ठीक है? ये सारी बातें एसएसटी में भी क्या छोड़ना है, क्या रखना, सब कुछ डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। ठीक है? चलो ये बात मुझे बतानी थी। अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ खास है। जो डेफिनेशन वगैरह, इसमें एक क्वेश्चन जो लास्ट वाला वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है? बाकी तो ये छोटे डेफिनेशन है, जैसे कि विजिबिलिटी ऑफ द सन बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट, यानी कि जो सूर्य उदय होता है उसके कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद हमें सूर्य क्यों दिखाई देता है, वो हमें क्यों दिखाई देता है, क्या कारण है। बस ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। इसमें डायग्राम भी बनाएंगे अपन, ये वाला, ये डायग्राम इसी का है। ठीक है? बीच में सेकंड क्वेश्चन अलग है, इस क्वेश्चन का डायग्राम यही है, अभी समझा देता हूँ पूरा। क्या कारण ऐसा कि जब हम देखो, आपने देखा होगा 2 मिनट या 2.5 मिनट पहले आपको सूर्य जब उदय होता है तब दिखने लग जाता है थोड़ा थोड़ा, और जब अस्त होता है तब भी दिखता है। ठीक है? सनसेट और सनराइज से आफ्टर बिफोर। तो ये है कि जब सूर्योदय होने लगता है, पूरी बात समझना, जब सूर्योदय होने लगता है तो उससे पहले सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं वो वायुमंडल की विभिन्न घनत्व की परतों से अपवर्तित हो जाती है। मतलब आपको पता है, जैसे ही सूर्य की किरणें आएगी, लेकिन सूर्य की किरणें सूर्य से पहले आएगी हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, हमारे वायुमंडल में। लेकिन यहाँ हमारे वातावरण के अंदर, वायुमंडल में बहुत सारी परतें होती है, लेयर होती है, उनसे वो टकराती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, फैल जाती है, ऐसा मानो। ठीक है? यही तो कारण है हमें पहले दिख जाता है। पूरी बात सुनना। वी कैन सी द सन इवन व्हेन इट इज ज्योमेट्रिकली जस्ट बिलो द होरिजन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। द रीजन इज द रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट बिफोर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है? एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर के अपवर्तन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा कुछ होता है।
ठीक है। सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में बाहर से आते हुए उत्तरोत्तर सघन माध्यम की ओर गमन करती है और परिणाम स्वरूप ये किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती है। डायग्राम समझाता हूँ, पहले इंग्लिश बोल दूँ कि रेज फ्रॉम सन काउंटर प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग एयर डेंसिटी व्हाइल इट एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर and travels towards Earth's surface. This produces deviation of light towards the normal at the interface of different medium of constantly increasing with density. ये कारण है, मेरी बात सुनना। देखो मैं बताता हूँ कि ये हमारा ऐसा मान लो ये वायुमंडल है। देखो इंग्लिश वाले लिख देना वायु, ये ब्रैकेट के अंदर है ना वायुमंडल, ये वायुमंडल का मतलब एटमॉस्फेयर, इतना तो आप जानते ही हो, ठीक है, एटमॉस्फेयर। तो ये तो हो गया एटमॉस्फेयर। और ये अन्वेषक का मतलब होता है ऑब्जर्वर, पृथ्वी का मतलब अर्थ। अच्छा, कुछ स्टूडेंट हैं जो स्क्रीनशॉट के लिए बने होते हैं, रोजाना मैं एक ही बात कहूँगा, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, नोट्स बनाने हैं, लिखने से आधे तो हाथों हाथ याद हो जाएंगे। और दूसरी बात, डायग्राम मेरे साथ के साथ बनाओ, ठीक है। अभी बनाना आलस नहीं करते। ये जो बाहर वाला है इसको अपन को मानना है वायुमंडल एटमॉस्फेयर, अंदर वाला ऑब्जर्वर अर्थ, ठीक। अब पूरी बात समझना, डायग्राम बनाओगे कैसे। ये सूर्य है, सूर्योदय यानी कि सनराइज, इंग्लिश वाले लिख देना सनराइज, ओके। और सूर्यास्त यानी सनसेट, सनसेट, ठीक है। चलो सनराइज सनसेट हो गया। अब ये सूर्य की बिल्कुल हमें आभासी स्थिति समझना, एक्चुअल स्थिति ये है, एक्चुअल पोजीशन बोलते हैं। एक्चुअल स्थिति का मतलब एक्चुअल पोजीशन तो ये होती है, लेकिन हमें दिखता ऐसा है। पूरी बात सुनना, वास्तविक स्थिति एक्चुअल पोजीशन तो ये होती है, लेकिन हमें यहाँ दिखता है। ये मैंने एक लाइन खींची ना, ये डॉट डॉट वाली बिल्कुल सीधी, ये क्षितिज होरिजन है। होरिजन का मतलब हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल सीधी ग्राफ में जो अपन बनाते हैं, ये बिल्कुल सीधी है। ये हॉरिजॉन ही डिसाइड करता है सूर्य इसके ऊपर होगा तो सनराइज सूर्योदय, इसके नीचे तो सनसेट यानी सूर्य अस्त। तो अब हुआ क्या कि एक्चुअल में सूर्य होता तो यहाँ है सन, हमें दिखता यहाँ है। बात समझ में आ गई। ये ऑब्जर्वर होता है अर्थ, ये जो ऑब्जर्वर है सेकंड, ऑब्जर्वर का मतलब अन्वेषक, जो हमें दिखाई पड़ता है। ये ऐसा एरो बनाना है, ऐसा वाला यहाँ से लेके ऐसा डायग्राम बनाना है, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल आराम से पेंसिल से बनाना है। वहाँ पर ये आपको गोले वोले सब यहाँ ऐसे प्रकार से बनाने की जरूरत नहीं है, ये आराम से हाथ से बना सकते हो, मार्क्स नहीं करते, ठीक है। ऐसा कैसा ये, तो ये सब डायग्राम्स आपको समझ में आ गया होगा। इसी कारण जब सूर्य क्षितिज से थोड़ा नीचे रहता है, ये क्षितिज कौन, ये होरिजन, अगर इसे नीचे रहता है तभी हमें दिखाई देने लग जाता है। होता तो नीचे यहाँ है, दिखाई यहाँ पड़ता है, समझ गए। ठीक इसी कारण सूर्यास्त के कुछ देर बाद, सेम टू सेम उल्टा, सूर्य उदय होने के बाद में और सूर्य अस्त होने के बाद में, यानी कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन व्हेन सन इज एक्चुअल बिलो द होरिजन वी आर एबल टू सी द इमेज ऑफ सन जस्ट बिफोर द सनराइज, सिमिलरली जस्ट आफ्टर द सनसेट। दोनों में इस तरीके से दिखता है। तो काफ़ी ईजी है, डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आ सकता है। डायग्राम बना दोगे तो 1 नंबर तो यहीं तैयार हो गया। अब इसमें मन से भी कुछ लिख दोगे तो भी अपना सही हो जाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 नंबर पक्के। एक अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। एक्चुअल में देखो यही होता क्या है, यदि प्रकाश किरणों के आपतन कोण, जो इंसिडेंट एंगल है, उसको अगर हम बढ़ा दें, ठीक है, उसको हम, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अपन ये कोई सरफेस लेते हैं, इससे ये टकराई, ये आपतन हो गया। देखो पूरी बात सुनना, ये आने वाला एंगल कौन सा होता है, इंसिडेंट एंगल होता है, और ये होता है अपना बिल्कुल नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर, और ये इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ऐसा मान लो आने वाला, जाने वाला, और ये बीच में बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो इसको हम अगर बढ़ा दें, मतलब जैसे ये सपोज अभी 45 हो, ऐसा मान लो, अगर इसको इतना बढ़ा दिया 75 कर दिया, इसको भी अगर थोड़ा बढ़ा दिया, मतलब एंगल बढ़ा दिया आने वाले को और परावर्तित होने वाले को, तो सबसे पहले आने वाले को, आपतन कोण को बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में अपवर्तित होने का स्थान पर सघन माध्यम में हो जाएगी, सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, अंदर कंप्लीट हो गया। मतलब टोटल इंटरनल का मतलब ये कि जब हम इस आने वाले एंगल को बढ़ा दें तो वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि इफ वी कीप इन ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंट बियॉन्ड क्रिटिकल एंगल, देन द लाइट रेज रिफ्लेक्ट बैक इन द डेंसर मीडियम इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्टिव इन द रेयर मीडियम। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, छोटी सी बात है, 1 मार्क्स में आ सकता है, इसको भी आपको लिखना है। अब एक क्वेश्चन और है, वह है विबजोर वाला, जो हमें 7 रंग दिखाई देते हैं, वर्ण विक्षेपण, वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी। और उसके बाद में अपन एक जो लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, ओके।
हाँ, तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, विबग्योर या विबजोर वाला कलर जिसके अंदर साथ होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है अच्छे से। ऐसा कैसा आपको लिख के आना है, बहुत ईजी भी है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, यानी कि वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण कैसे होता है वो अपन को देखना है एग्जाम में। वर्ण विक्षेपण शब्द कहाँ पर जहाँ पर भी आ जाए आपको ये लिखना है, ठीक है। और बात करते हैं थ्योरी की, तो सूर्य का प्रकाश जब कांच के प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो उससे निकलने वाला प्रकाश सप्तवर्ण यानी कि 7 वर्ण बनाता है, ठीक है। सप्तवर्ण प्रतिरूप में प्राप्त होता है जिसे पर्दे पर देखा जा सकता है। अभी बात करेंगे ये पर्दा जो बना हुआ है, सपोज इधर से लाइट रिफ्लेक्ट, लाइट पटकते हैं अपन, व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश, तो ये अपन को कलर दिखाई देता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, ठीक है। इस तरीके से अपन को दिखाई देता है। और ये देख लेना भाई, हिंदी में शायद इसको जामुनी बैंगनी में देख लेना एक बार, है ना। जो पर्दे पर प्राप्त होने वाले इस प्रतिरूप को स्पेक्ट्रम कहते हैं। एग्जाम अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो इतना सा लिखना है कि जब ये वाली डेफिनेशन पूरी, ठीक है, कि पर्दे पर जो 7 रंग हमें दिखाई देते हैं उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। कि व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू ग्लास प्रिज्म देन द लाइट डिस्पर्स इन 7 डिफरेंट कलर्स दैट कैन बी ऑब्जर्व इन अ स्क्रीन, पर्दे पर देख सकते हैं, और द रिफ्लेक्टेड इमेज एट द स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। 1 मार्क्स में आ जाए तो इतना लिखना है। और देन फिर ये जो सप्तवर्णी हमें दिखाई दिया प्रतिरूप, इसका मुख्य कारण क्या है, ये भी 1 मार्क्स में आ सकता है कि 7 रंग दिखाई देने का मेन कारण क्या है। तो मेन कारण ये है कि विभिन्न रंगों की जो किरणें हैं वो किसी माध्यम से भिन्न भिन्न वेग से गति करती। ध्यान रखना, हर जो भी किरण पड़ रही है ना, वो उनकी सबकी स्पीड अलग अलग है, मतलब कि गति है ना वो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, इस पर ध्यान रखना। ये मेन कारण है हमें 7 वर्णी दिखाई देने का। द रीजन टू गेट दिस 7 कलर इमेज इज दैट डिफरेंट कलर्स ट्रेवल विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन एनी मीडियम, ठीक है। ट्रेवल्स है, ठीक है, ट्रेवल्स कर लेना, ट्रेवल्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन एनी मीडियम, ओके। नेक्स्ट है निर्वात के अतिरिक्त किसी भी माध्यम, अच्छा यहाँ तक 2 क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने बता दिए, स्पेक्ट्रम वाला और एक कारण। तीसरा क्वेश्चन फिर बनेगा कि निर्वात के अतिरिक्त किसी भी माध्यम में लाल रंग जो होता है ना, लाल रंग के प्रकाश का वेग बैंगनी रंग से ज़्यादा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है। अतः अपवर्तन के पश्चात बैंगनी रंग की जो किरण है वो अभिलंब यानी कि जो परपेंडिकुलर होता है उसकी तरफ सबसे ज़्यादा मुड़ जाती है। क्वेश्चन आ सकता है, देखो क्वेश्चन बनते कैसे हैं डीपली। 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये बनेगा कि जो बैंगनी रंग की किरणें अभिलंब की ओर ज़्यादा क्यों मुड़ जाती है, क्यों मुड़ जाती है। तो कारण ये है कि जो किसी माध्यम में लाल रंग के प्रकाश का वेग बैंगनी रंग से प्रकाश के वेग से ज़्यादा होता है, यही कारण है, ठीक है। यानी इन एवरी मीडियम एक्सेप्ट वैक्यूम द स्पीड ऑफ रेड कलर इज हाईएस्ट एंड स्पीड ऑफ वॉयलेट कलर इज मिनिमम, ठीक है। देयरफॉर आफ्टर रिफ्रैक्शन द वॉयलेट कलर बेंड हाईएस्ट टुवर्ड द नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब अभिलंब या परपेंडिकुलर, ठीक है, ये ध्यान रखना। और रंगों के इस क्रम को हम विबजोर कहते हैं या विबग्योर कहते हैं। हिंदी में बेजानी है पीनाला, ठीक है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, यानी कि वी से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। और इन 7 रंगों की पट्टिका के माध्यम से रंग पीला, हाँ ध्यान रखना, इन 7 रंगों की पट्टिका के मध्य का जो रंग है उसे पीला माना जाता है। मतलब कितने क्वेश्चन बन सकते हैं कि बीच के कलर को क्या माना जाएगा, पीला। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत सोच लेना कि हरा होगा, नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। इस पट्टी के जो मेन कलर माना जाता है, इंपॉर्टेंट क्या है, उसको येलो कलर को, मध्य का कलर, बीचों बीच का कलर माना जाता है, तो हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि द ऑर्डर ऑफ द डिस्पर्सन इज नोन एज, तो भी हो गया। येलो इज जनरली कंसिडर्ड मीन कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम। मीन का मतलब मध्य का, बीच का। मैथ से पढ़ा था मीन मोड, मीन का मतलब बीचों बीच का। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। मैंने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे बता दिया है। टेस्ट लूंगा तो बीच में बनाऊंगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो CBSE में भी, अपने RBSE में भी 2012 या 10 तक समथिंग क्वेश्चन पूछा गया है वो, ठीक है। तो उसको भी अपन को अच्छे से करना है। हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में आने के पूरे चांस है, CBSE में तो खूब बार पूछा गया है कि कांच के स्लैब से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब, समझ पा रहे हो।
इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम, क्योंकि डायग्राम बनाने के बाद में थ्योरी आप अपने वो शब्दों में लिख सकते हो, हालांकि मैं अपने शब्दों में और लिखवा दूंगा आपको, लेकिन फिर भी आपको उसको ऑन वर्ड्स में लिख सकते हो। पहले सबसे पहले क्या करना होता है हमें कि सबसे पहले हम एक आयताकार रेक्टेंगल की शेप का कांच स्लैब लेते हैं, ठीक है, एक ग्लास स्लैब लेते हैं आयताकार, उसको नाम देते हैं ABCD, ठीक है। ये अपन एक आयताकार कांच स्लैब लिया, कांच ले लिया, ऐसा मान लो ग्लास ले लिया, ठीक है। और इस जो आपकी ये भुजा, ऐसा मान लो रेक्टेंगल है भाई, आयत है, तो आयत की ये भुजा हो गई AB, ये वाली भुजा या साइड हो गई CD। इस AB के ऊपर एक यहाँ एक O, क्या बिंदु लिया O, ठीक है। और यहाँ अपन एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, पूरी बात समझना। परपेंडिकुलर का मतलब लंब खींचते हैं, जिसको अपन इंग्लिश में तो बोल देंगे नॉर्मल, ठीक है, और हिंदी में इसको बोला जाता है अभिलंब, ठीक है। तो एक अभिलंब खींच दिया अपने, और इस अभिलंब का ध्यान रखना, यहीं तक खींचना, अभिलंब को नीचे तक एक्सटेंड नहीं करना है, क्योंकि अभी ये कांच है। मेरे साथ साथ समझना है ना। इसको अपन ने सपोज नाम दे दिया N, तो ON एक अभिलंब खींच दिया, ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया कि इसके ऊपर एक आपतित किरण पट की, इंसिडेंट रे, पूरी बात समझना। चाहो तो इसके ऊपर लिख देना, इसके ऊपर लिख देना ज़्यादा बेटर होगा। आपतित किरण, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, ठीक है, इधर से आ रही है, इंसिडेंट रे इधर से आ रही है। और इस इंसिडेंट रे पर ध्यान से समझना, इंसिडेंट रे और ये क्या है, ये अभिलंब है भाई, ये अभिलंब ही तो है, मतलब नॉर्मल। तो आपको पता है जब आपतित किरण और ये अभिलंब जो होता है, उनके बीच में एक एंगल या कोण बनता है, जिसका अपन नाम देते हैं आई, इंसिडेंट एंगल आई, ठीक है। ये तो अपन पहले अपवर्तन के नियम में पढ़ चुके, ठीक है। इसको अपन नाम दे दिया आई, समझ में आ गई बात। इसके बाद देखो कि ये जो इधर से आई, इसके ऊपर अपन ने 2 आलपिन लगा दी, 2 आलपिन लगाई अपन ने, एक आलपिन का नाम दिया P और एक आलपिन का नाम दिया Q, पूरी बात समझना। आपतित किरण पट की इस अभिलंब पर, और उसका नाम दे दिया P और Q, बहुत ईजी है, रटना कुछ भी नहीं है। और अब हमने इस कांच के स्लैब लगा हुआ अभी, फिर हमने इसको देखा ना, तो ये जो 2 आलपिन थी वो हमें यहाँ नजर आई, पूरी ध्यान समझना, यहाँ नजर आई, हमें आलपिन यहाँ नजर आई, जिसको अपन ने सपोज नाम दे दिया R और S, क्योंकि PQ इसको नाम दे दिया, इसको तो डिफरेंट नाम देंगे, कि ये दोनों आलपिन हमें ऐसी इसकी सीध में यहाँ नजर आई, दिखी, ठीक है, दिखी। फिर हमने अब इस कांच स्लैब को यहाँ से हटा दिया, पूरी बात समझना। अब इस कांच स्लैब को अपन हटा देंगे, ABCD जो कांच स्लैब था उसको पूरा यहाँ से हटा दो, ठीक, हटा दिया। हटाते ही फिर अपन ने इसको ऐसा थोड़ा सा इसको मिलाया, ऐसे जो हमें दिखा था ना ये, क्योंकि इतनी देर तो कांच हटा रखा था, हटा दिया उसको, यहाँ तक सपोज अपन, अच्छा जो हमने कांच स्लैब को हटाया उससे पहले हमने एक ABCD नाम दे के ऐसा ढांचा बना लिया, समझ गए। और अब कांच नहीं है ऐसा मान लो, अब सिर्फ हमारे पास एक डायग्राम है। अब यहाँ पर R और S 2 आलपिन हमने रख रखी है, इसको आगे बढ़ा दिया, और यहाँ जहाँ पर इस हमारे इस ढांचे को टच करिए, उसको सपोज अपन नाम दे दिया, यहाँ O दिया था ना, तो इसको अपन नाम दे दिया O डैश, समझ गए, वो O ये O डैश, डन है मामला, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ पर भी एक अभिलंब, एक परपेंडिकुलर खींचा, ठीक है। इसको अब तो भले पूरा लंबा खींच सकते हो, कांच तो है नहीं, तो पूरा लंबा एक अभिलंब खींच दिया, जिसको अपन ने M और M डैश नाम दे दिया। और इस यहाँ जो हमारा अभिलंब था ना, ये इसको भी आप लंबा नीचे खींच लो, बिल्कुल सीधा, क्योंकि अब तो कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि हमें यहाँ O नाम है N और ये N डैश, क्योंकि अब कांच नहीं है, ठीक है। और फिर अब ये जो लाइन है ना, इसको अपन ने O को O डैश से मिला दिया, ध्यान समझना, O को O डैश से मिलाया। थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ी सी ऐसी रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब ये जो अभिलंब है ना, इस अभिलंब की ओर झुक रही है, ध्यान रखना है, अभिलंब के पास आ रही है ना भाई। एक्चुअल में कहाँ जानी चाहिए थी, एक्चुअल में जानी चाहिए थी ऐसे, पूरा ध्यान से समझना इस बात को, एक्चुअल में जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन इस अभिलंब के ये जैसे ही अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब परावर्तित हो गई, और ये यहाँ पर एक एंगल बना रही इसने R, ये भी आप समझते हो, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल R, यहाँ इंसिडेंट एंगल I, ये थोड़ी अभिलंब की ओर, अभिलंब मतलब ये इस अभिलंब की ओर, अभिलंब के पास आ गई, जबकि एक्चुअल में इसको जाना वहाँ चाहिए था, जो डॉट डॉट मैंने दिखाया, ठीक है ना, ओके। अब आप डॉट डॉट अगर उसको दिखाते हो तो ज़रूरी नहीं है आप इसको बिना डॉट डॉट दिखा दो, भले ही आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। चलो इसको ऐसा दिखा देते हैं अपन, है ना,
तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो ये डॉट डॉट लाइन है ये इमेजिनरी लाइन है, मतलब काल्पनिक रेखा है। एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ऐसे बना सकते हो और यहाँ लिख देना परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। समझ गए, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, अपवर्तित किरण इंसिडेंट रे। ठीक है, और आर हो गया एंगल। चलो अब हमने इसको एम और एम डैश दे दिया, इसको एन और एन डैश नाम दे दिया, इसको ओ दे दिया, इसको ओ डैश दे दिया। चलो अब ये दोनों आल्पिन यहाँ हमें ऐसी नजर आई। अब ध्यान रखना ये जो आल्पिन है ना आर एस और एक यहाँ पर पी क्यू, ये एक्चुअल में यहाँ सीध आ रही है, इस आर एस की यहाँ सीध आ रही है। ये दोनों आपस में पैरेलल है, समांतर है। ये पी क्यू और आर एस आपस में समांतर हैं, पैरेलल हैं। चलो ये तो था छोटा सा डायग्राम। अब एक बात और बता दूं मैं आपको कि यहाँ एक लाइन और है कि अभी तो अपने ऐसे पटकी थी किरण को, और अगर अपन सीधी पटकते, ऐसे सीधी पटकते अभिलंब के बिल्कुल ऐसे पटकते तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे सीधी की सीधी रहती। तो ये भी आप साइड में बना सकते हो, वैसे ज़रूरी नहीं इतना भी सही है, इतना भी सही है, लेकिन ये बना सकते हो कि हमने यहाँ पर सपोज दो आल्पिन और ली, ठीक है, जिनका नाम हमने लिया, कुछ भी नाम ले लो, जैसे इनका पी क्यू आर एस दिया था ना, इसको अपन नाम देते हैं ए बी। अच्छा ए बी दिया हुआ है ना, रहने दो, ए बी सी डी तो दिया हुआ है, तो इसको अपन देते हैं ई एफ। और यहाँ जो हमें बिल्कुल वैसी की वैसी ए की सीध में दिखाई दी जी और एच, तो ये भी ऐसा भी आप बना सकते हो। ये बिल्कुल आल्पिन सीधी की सीधी हमें नज़र आएगी। ठीक है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। डायग्राम बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी था, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग समझते हुए चलना है। अब इसकी थ्योरी आप अपने शब्दों में लिख सकते हो कि हमने एक ABCD का आयताकार रेक्टेंगुलर शेप का कांच स्लैब लिया, ग्लास स्लैब लिया, फिर उसके ऊपर हमने एक इंसिडेंट रे ये पटकी, लेकिन फिर भी आप चाहते हो तो मैं कुछ वर्ड में लिखवा देता हूँ तो ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो वैसे तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए थोड़े हिंट दिए, आप चाहो तो इसमें 2-3 लाइन और ऐड कर सकते हो। ठीक है, कि एक आयताकार कांच की स्लेब को कागज पर रखकर पेंसिल से इसकी रूपरेखा तैयार की, वैसे ABCD नाम दिया, यानी पुटिंग ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑन पेपर, प्रिपेयर्ड इट्स आउटलाइन विथ पेंसिल एंड नेम इट ABCD। ठीक है, सेकंड पॉइंट, पृष्ठ AB पर किसी बिंदु O से ON अभिलंब बनाकर इस पर 2 आल्पिन PQ लगाई, यानी ऑन साइड AB ऑन इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए पॉइंट O, जैसे हम नॉर्मल ON को पे नॉर्मल माना था, ब्रैकेट में लिख सकते हो नॉर्मल, या फिर ON के जस्ट आगे भी नॉर्मल लिख सकते हो। फिर पुट 2 आल्पिन्स P एंड Q, ठीक है, ऑन इट। नेक्स्ट है देन पुट 2 आल्पिन्स R एंड S ऑन द साइड CD, देन जॉइन RS टू द साइड CD एंड जॉइन O टू O डैश, यानी कि फिर हमने पृष्ठ AB पर किसी बिंदु O से ON अभिलंब बनाकर इस पर 2 आल्पिन PQ लगाई, फिर पृष्ठ CD पर इन दोनों आल्पिनों की सीध में 2 आल्पिने R व S लगाई। अब कांच स्लैब को हमने हटा लिया, ठीक है, देन रिमूव द ग्लास स्लैब, ठीक है, ग्लास स्लैब को हम हटा लेंगे। फिर उसके बाद में फिर हम एक काम करेंगे कि RS को मिलाकर पृष्ठ CD तक बढ़ाया और O को O डैश से मिलाया, फिर O डैश पर अभिलंब MM डैश बनाया। ठीक है, यानी देन join RS to the side CD and join O to O dash, draw perpendicular on O dash as MM dash and extend the perpendicular ON to NN dash। ठीक है, we also observe that PQ and RS are parallel। फिर हमने पुनः पृष्ठ CD को भी पार किया तो वो थोड़ी दूर चली जाती है और वो वाली बात लिख दी, अतः PQ RS दोनों आपस में क्या समांतर हुई। फिर परिणाम लिख दो, रिजल्ट क्या लिख दो कि स्लैब की वायु कांच अंतरापृष्ठ AB तथा कांच वायु अंतरापृष्ठ CD से प्रकाश किरणों के मुड़ने का प्रभाव समान विपरीत है, जबकि EF किरण पृष्ठ AB के अभिलंबित गुजर जाती है, अर्थात बिना परिवर्तन हुए स्लैब में गमन करती है। कुछ बातें थी जो लिख दी अपन ने। रिजल्ट इंग्लिश में देखे तो दिस शोज द बेंडिंग ऑफ रेज एट इंटरफेस AB एंड CD आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड EF ray is incident perpendicularly on face AB goes undeviated। तो इस तरीके से देखो, इंग्लिश वाले और जोड़ सकते हो, हिंदी वाले भी जोड़ सकते हो, अपने हिसाब से ऐड कर लेना, मैंने थोड़ी आपको हिंट दी। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अब कभी टाइम मिला तो मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल लेके आऊँगा। ठीक है, उसके साथ मैं आपको चिन्ह परिपाटी भी उसके पहले बता दूंगा। ठीक है, ओके।